तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफ़ी डिफरेंट टाइप की एग्जॉर्सिज्म फिल्म को जिसका नाम है द क्रूसीफिक्स ब्लड ऑफ द एग्जॉर्सिस्ट। इस मूवी के अंदर एक वाइकिंग डीमन है जो कि काफ़ी खतरनाक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने एक इंडोनेशियन मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसके अंदर एक बेटे ने अपनी ही माँ के ऊपर काला जादू करके उनको खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद में जो होता है उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है। इनकेस आपने वीडियो मिस कर दी है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत एक बैटल से होती है, यानी कि युद्ध से। ये बैटल क्रिश्चियंस और वाइकिंग्स के बीच हो रहा था। अब जिन लोगों को वाइकिंग्स कौन है इसके बारे में आइडिया नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाइकिंग्स पुराने जमाने के स्कैंडिनेवियंस वॉरियर्स थे, यानी कि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से आने वाले लोग जो कि अपनी दर्दनाक फाइटिंग स्किल, समुद्र पर कब्जा और रेडिंग कल्चर के लिए मशहूर थे। अब ये लोग बड़े बड़े ओशंस को क्रॉस करके नई जमीनों पर हमला करते थे, लूटपाट करते थे, वहीं पर सेटल हुआ करते और अपनी पूरी जिंदगी ऑनर, रिवेंज और ब्रेवरी के रूल्स पर चलते थे। उनका बिलीफ सिस्टम नॉर्स गॉड्स जैसे कि ओडिन, थॉर और लोकी पर बेस्ड होता था और वो ये मानते थे कि बहादुर वॉरियर्स मरने के बाद वेलहल जाते हैं और ये एक हेवनली हॉल है जहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स ही पहुंचते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वाइकिंग्स वो लोग थे जो कि जीना भी वॉरियर जैसा जानते थे और मरते भी वॉरियर जैसे ही थे। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, इनके बैटल के बीच एक प्रीस्ट एक वाइकिंग वॉरियर को पकड़वा देता है और यहाँ उस प्रीस्ट के हाथों में एक क्रूसीफिक्स होता है। प्रीस्ट उसे ये कहता है कि वो कभी भी वेलहल नहीं जाएगा। जिसके बाद में वो प्रीस्ट उस वॉरियर के सर पर क्रूसीफिक्स घुसा देता है, लेकिन इससे पहले वो वॉरियर उसे इशारा करता है कि वो बदला लेने वापस लौटेगा। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम फर्गस होता है और पत्नी का नाम सारा था। ये लोग स्कॉटिश हाईलैंड जा रहे होते हैं अपने न्यू घर में रहने के लिए। वहां पर जाने का उनका मकसद था उनका बेटा लूकस। दरअसल उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं था, जिसके कारण सारा बहुत खोई खोई सी रहती थी और इसलिए फर्गस उसे नए घर पर ले जा रहा होता है ताकि वो लोग फिर से फ्रेश स्टार्ट कर सकें। अब ये लोग अपने नए घर पर पहुंचते हैं और सारा फर्गस से चाबी के बारे में पूछती है, जिस पर वो ये बोलता है कि चाबी गमले के अंदर है। जिसके बाद सारा दरवाजा खोल लेती है और हमको पता लगता है कि फर्गस एक एक्सप्लोरर है जो कि जमीन में से चीजों को एक्सप्लोर करता है। मीनवाइल हमें सारा को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे के पुराने खिलौने को देख रही थी। वो आज भी अपने बेटे को इतना ही मिस करती है क्योंकि लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी मेमोरीज नहीं जाती, वो हमारे साथ ही अंदर जीवित रहती हैं और इसलिए सारा दिन भर उसी की यादों में खोई सी रहती थी। जिसके बाद वो बाथ टब में नहा रही होती है कि इसी बीच उसकी आंख लग जाती है। अब सारा को एक नाइटमेयर आता है और इस नाइटमेयर से हमको पता लगता है कि आखिरकार लूकस के साथ क्या हुआ था। एक दिन लूकस अपनी टॉय कार के अंदर बैठकर खेल रहा होता है, लेकिन अचानक से वो रोड पर चला गया था और इसी वजह से एक कार ने उसको हिट कर दिया और वो वहीं पर ऑन द स्पॉट मारा गया। खैर प्रेजेंट टाइम में हमको फर्गस को दिखाया जाता है जो कि मेटल डिटेक्टर से कुछ चीजें ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वहां पर फर्गस की एक पड़ोसन आती है जिसका नाम एल्सा होता है। एल्सा फर्गस को बताती है कि ये हिल वॉरियर्स की हिल है। यहाँ पर एल्सा फर्गस को जानती तो थी लेकिन नाम से नहीं जानती थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एल्सा फर्गस के डैड को काफी अच्छे से जाना करती थी। यहाँ पर एल्सा कुछ फ्लावर्स फर्गस को देती है ताकि वो उसे सारा को दे दे, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। लेकिन एल्सा के जाने के बाद में फर्गस अपना एक्सप्लोर वाला काम कंटिन्यू करता है। जिसके बाद उसको कुछ मिलता है और गड्ढा खोदने पर उसको एक स्कल मिला था जिसके सर में वही क्रूसीफिक्स था जो कि शुरुआत वाला था, यानी कि ये स्कल उसी वाइकिंग वॉरियर का था। फर्गस अब बिना सोचे समझे उसको घर ले आता है। अब सारा फर्गस से ये पूछती है कि क्या ये रियल है। तब फर्गस ये कहता है कि ये प्रैंक भी हो सकता है लेकिन ये रियल ही लग रहा था। तब सारा उसको बोलती है कि उसे ये नहीं लेकर आना चाहिए था। तब फर्गस पूछता है कि क्यों। तब सारा उसे ये कहती है कि वो कोई ग्रेव रॉबर्स नहीं है, यानी कि यहाँ पर ग्रेव्स को चोरी नहीं करते और उसे ये वापस रखकर आ जाना चाहिए और ये काफी डिसरिस्पेक्टफुल था। लेकिन फर्गस के ब्लॉग के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट खोज थी, लेकिन सारा इसके लिए उसे मना करने लगती है। सारा कहती है कि वो कल ही फादर स्टुअर्ट को बुलाएगी ताकि वो इसे रेस्पेक्टफुली दोबारा दफन कर सकें, लेकिन फर्गस ये बिल्कुल नहीं चाहता था। उसके लिए एक बहुत बड़ी फाइंडिंग थी। अब यहाँ सारा और फर्गस के बीच थोड़ी बहस हो जाती है और सारा अब सोने चली गई थी नाराज होकर। उसके सोने के दौरान फर्गस उस खोपड़ी को एक बक्से में बंद करके उसे अपने शेड में रख देता है और उस शेड को उसने बंद कर दिया था। खैर आधी रात को सारा की नींद खुलती है और उसे अपने बेटे के हंसने की आवाज आ रही थी। अब सारा हॉल में जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ फर्गस मिलता है जो कि अपने बेटे की पुरानी वीडियोस को देख रहा था और ये आवाज उसी में से आ रही थी। ये देखकर सारा इमोशनल हो गई थी। मीनवाइल हम उस बक्से में से खून को निकलता हुआ देखते हैं। तभी फर्गस को शेड की तरफ से कुछ आवाज आना शुरू हो जाती है जिसको वो चेक करने जाता है। वो देखता है कि शेड में लॉक लगा हुआ है लेकिन स्टिल वहां से आवाजें आ रही थी। तब सारा उसे कहती है कि उसे कोई भी आवाज नहीं आ रही है और ऐसा कहकर वो उसे ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि शेड में रखा हुआ वो बक्सा अपने आप खुल चुका था।
तभी दूसरी ओर फर्गस सारा के पास सोने आता है, लेकिन सारा पीछे मुड़कर देखती है कि फर्गस वहाँ पर था ही नहीं। जिसके बाद रियल फर्गस आकर उसके पास सो जाता है और इससे सारा काफी डर चुकी थी, क्योंकि अगर ये फर्गस है तो जो पहले वहाँ पर आया था वो कौन था। खैर अब इस चीज को इग्नोर करके सो जाती है और अगले दिन वो उस कल के बारे में फादर स्टुअर्ट को बताने वाली थी, लेकिन इसके लिए इससे पहले वो उसे साफ करने चाहती है। लेकिन स्कल पर ढेर सारे मैगट्स थे और वो उन मैगट्स को साफ करती है, लेकिन वो बहुत सारे होते हैं। खैर अब स्कल को ठीक से साफ करने के लिए सारा एक बेवकूफी करती है, वो उस क्रूसीफिक्स को हटा देती है और यही उसको बिल्कुल नहीं करना था। उसने ये करके बहुत बड़ी गलती करी थी। उसके ऐसा करते ही वहाँ की लाइट्स ऑफ हो गई थी और वो जो स्कल होता है उससे ढेर सारा खून बहने लगता है और सारा इससे काफी घबरा गई थी कि इतने साल पुराने स्कल से खून कैसे आ रहा था। खैर तभी वो स्कल इस वाइकिंग योद्धा के रूप में आकर उससे नॉर्स भाषा में कुछ कहता है, लेकिन असल में ये सब सारा का सपना था। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सारा के घर पर नजर रख रहा था। एनीवेज अब सारा चर्च जाती है फादर स्टुअर्ट से मिलने। दूसरी ओर हम फर्गस को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर एल्सा को देखता है और वो उसके पीछे जाता है, जहाँ पर वो उसे डांस करते हुए देखता है। अब वो एल्सा से बात करने लगता है और वो एल्सा से अपने बारे में पूछता है, क्योंकि एल्सा उसके पिता को अच्छे से जानती थी और इसी कारण से फर्गस अपने परिवार की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि एल्सा उसके बारे में सब कुछ जानती है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि एल्सा उसी जगह पर रहा करती थी। अब यहाँ पर वो उसे अपने घर पर ले जाती है और उसको चाय पिलाती है, जिसके बाद एल्सा उसे उसकी हिस्ट्री बताती है। असल में फर्गस का पूरा नाम फर्गस मैकट्रिक था। फर्गस को पता चलता है कि वो एक वाइकिंग है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश था और उसका ओरिजिन असल में स्कैंडिनेवियन स्कॉटलैंड से था। इसी बीच एल्सा का एक कॉल आता है और वो अंदर चली जाती है। तब फर्गस उठता है और टेबल पर अपने पिता की फोटो को देखता है। वहीं पर एक स्कॉटलैंड की हिस्ट्री वाली किताब भी थी और उसमें एक पन्ना फटा हुआ था, जिसे वो खोलकर उस किताब के पन्ने का फोटो ले लेता है। मीनवाइल हम फादर स्टुअर्ट को देखते हैं जो कि उसी आदमी से बात कर रहा था, जिस आदमी ने फर्गस के घर पर नजर रखी हुई थी। यहाँ पर उस आदमी का नाम मुंगो होता है, जो कि इसी गाँव का आदमी है। वो फादर स्टुअर्ट से कहता है कि वो स्कल का क्रिश्चियन बैरियल नहीं कर सकता, क्योंकि वो खोपड़ी किसी क्रिश्चियन की थी ही नहीं। अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम फर्गस और सारा को देखते हैं, जहाँ पर वो आपस में लड़ रहे थे। सारा उस स्कल को बैरी करना चाहती थी, लेकिन फर्गस ऐसा नहीं करना चाहता था और इसलिए दोनों में लड़ाई हो जाती है। वो सारा की बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। उसे तो उस स्कल को बेचना था, क्योंकि वो स्कल वाइकिंग के वॉरियर का था और अब तो उसको ये पता चल गया है कि वो भी एक वाइकिंग ही था, तो उसको एक अलग सा लगाव हो गया था और ये बात उसको एल्सा से पता चल चुकी थी। अब सीन रात की तरफ आता है, जहाँ पर सारा सो रही होती है कि तभी उसे वाइकिंग का ड्रीम फिर से आता है। जिसके बाद उसकी आंख खुलती है और उसे लूकस की आवाज अपने घर में से आ रही थी और इसलिए वो उसको देखने जाती है। तभी वो लूकस को देख लेती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर फर्गस आता है और फर्गस उसको देखकर उसे संभालता है और फिर वो डॉक्टर को बुलाता है। अब यहाँ पर सारा जो होती है वो डॉक्टर और फर्गस के सामने किसी और ही भाषा में बोल रही होती है और ये देखकर फर्गस परेशान था, क्योंकि सारा ने कभी दूसरी भाषा सीखी ही नहीं थी। फिर ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता था। खैर अब डॉक्टर सारा के पास उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए जा रहे होते हैं और वो उससे ये पूछते हैं कि वो उसका टेम्परेचर चेक करते टाइम उसको काटेगी तो नहीं। इस पर वो कहती है कि शायद वो काट सकती है, जिसके बाद सारा उसे ये कहती है कि वो उसकी बीवी के साथ खुश नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर उसे इग्नोर करता है। तब सारा ये कहती है कि फर्गस उससे प्यार नहीं करता, इवन उनके बेटे की मौत का जिम्मेदार भी वो सारा को ही मानता है। यहाँ पर सारा की बातों से साफ समझ आ रहा था कि वो पजेस्ड हो गई है। इसके बाद डॉक्टर के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, इसलिए डॉक्टर और फर्गस मिलकर सारा को नींद का इंजेक्शन देते हैं। अब फर्गस जो होता है वो डॉक्टर से इन सब चीजों की वजह पूछता है। तब डॉक्टर ये बताता है कि सारा शायद से एक्सट्रीम इमोशन के अंदर डूबी हुई है और इसलिए वो ऐसी बातें कर रही होगी। फिलहाल वो उसको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो अलग लैंग्वेज में कैसे बोल रही थी ये चीज अभी भी अननोन थी और डॉक्टर को भी ये बात समझ में नहीं आई थी। खैर इतना बताकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद में जब फर्गस अपना काम कर रहा होता है, तब सारा जाग उठती है और बाहर घूमने लगती है और उसके बाद में वो बहुत ही अजीब तरह से डांस भी कर रही थी। तभी फर्गस वहां पर आता है और उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, लेकिन डांस करते हुए वो गिर जाती है और तब फर्गस उसको संभालता है। जिसके बाद में वो सारा को अंदर लेकर जाता है और फिर एल्सा को कॉल करके बुलाता है। वो एल्सा को सब कुछ बता देता है कि आखिरकार सारा के साथ क्या हो रहा था। अब एल्सा सारा से मिलती है और यहाँ पर उससे बात करने पर सारा उनको ये बताती है कि उसके सर में आवाजें आती हैं जो कि उससे बात कर रही हैं। तब एल्सा पूछती है कि वो आवाजें क्या कहती हैं। तब सारा ये बताती है कि उस आवाज को प्रीस्ट यानी कि पादरी चाहिए। अब यहाँ वो वाइकिंग की आत्मा थी और वो सारा के अंदर थी और उसको वही प्रीस्ट चाहिए था। आपको याद हुआ कि प्रीस्ट ने वाइकिंग वॉरियर के सर में क्रूसीफिक्स टैप किया था और अब इसे वही प्रीस्ट चाहिए, लेकिन वो तो अब मर चुका होगा। लेकिन उस प्रीस्ट का डिसेंडेंट तो जिंदा होगा और वो डिसेंडेंट कोई और नहीं बल्कि फादर स्टुअर्ट खुद हैं। जी हाँ, और अब ये उसी को खत्म करना चाहता है, यानी कि बदले के लिए। और आप जानते हो कि ये लोग बदला लेते थे। खैर अब तभी फर्गस को नीचे से कुछ आवाज आती है और वो चेक करने जाता है और नीचे जाने पर उसे उस वाइकिंग वॉरियर की स्पिरिट की झलक दिखती है। फर्गस भी समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो दोबारा सारा के पास जाता है और इस बार वो बहुत ही ज्यादा
अजीब हरकतें कर रही थी, जैसे कि कॉपी के पेजेस को फाड़ना, और वो प्रॉपर तरीके से पजेस्ड हो चुकी थी। तब एल्सा जो होती है वो डॉक्टर को कॉल करती है, लेकिन डॉक्टर को सारा ने ऑलरेडी मार दिया था, यानी कि उसी वाइकिंग ने। खैर इसी बीच वहां पर मुंगो आता है और डॉक्टर के कपड़ों को उठाकर अपने साथ बैग में रख लेता है। अब अगले सीन में फादर स्टुअर्ट जो होते हैं वो फर्गस से मिलने आता है। तब फर्गस उनसे ये पूछता है कि क्या उनको गोस्ट पर भरोसा है। तब प्रीस्ट ये कहते हैं कि यस, उनके हिसाब से गोस्ट जो होते हैं वो असल में खोई हुई स्पिरिट्स होती हैं। लेकिन उसने ऐसा क्यों पूछा? तब फर्गस पूछता है कि क्या हो अगर वो इविल स्पिरिट हो तो? तब प्रीस्ट कहता है कि फिर वो अपने सर्वाइवल या फिर बदले के लिए कुछ भी करने को तैयार होगी। तब फर्गस कहता है कि उसे सारा का एग्जॉर्सिज्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसके मुताबिक वो पजेस्ड हालत में है, उसे आवाजें आती हैं और वो अजीब हरकतें कर रही है। लेकिन प्रीस्ट कहता है कि वो इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, वो कोई एग्जॉर्सिस्ट नहीं है। तब फर्गस कहता है कि उसे स्क्रिप्चर्स तो पता है ना, जिस पर प्रीस्ट कहता है कि लेकिन वो ट्रेंड नहीं है इस काम के लिए, और वो सारा की जिंदगी को रिस्क में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो यहाँ पर सारा खत्म हो जाएगी। फर्गस को लगता है कि प्रीस्ट कोशिश ही नहीं करना चाहता, और वो प्रीस्ट को ताना भी मारता है। तब प्रीस्ट यहाँ पर सारा से मिलने के लिए रेडी हो गया था। खैर अब यहाँ पर प्रीस्ट जो होते हैं वो सारा के पास जाते हैं और सारा उससे बात करती है। अभी वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर वो इविल स्पिरिट अभी भी मौजूद थी। प्रीस्ट उससे ये पूछता है कि क्या वो उसके साथ प्रेयर करना चाहेगी। तब सारा उससे कहती है कि उसे नहीं लगता वो कर पाएगी, और इसकी जगह वो उसका गला काटना पसंद करेगी। और इतना कहते ही वो पजेस्ड हो जाती है। यहाँ वो प्रीस्ट को नीचा दिखाने लगती है और उसके फेथ को कमजोर करने की कोशिश करती है। अब ये वाइकिंग डीमन की स्पिरिट वही पुरानी चाल यानी कि मैनिपुलेशन वाली चाल चलती है। यहाँ पर सारा अपने आप को हार्म करने लगती है, जिसके बाद फादर और फर्गस उसको रोकते हैं। और अब फादर को भी समझ आ चुका था कि उसे एग्जॉर्सिज्म करना ही होगा, और इसके अलावा उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए वो इस चीज के लिए रेडी हो गया था। अगली सीन में फादर और फर्गस सारा के पास जाते हैं और फादर फर्गस के हाथ में होली वाटर देता है, जिसके बाद वो एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। एग्जॉर्सिज्म का उस स्पिरिट पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, ना ही उस होली वाटर का, लेकिन फादर स्टिल एग्जॉर्सिज्म करते रहते हैं कि इसी बीच सारा की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। फादर कहते हैं कि उनका एग्जॉर्सिज्म काम कर रहा है, और एग्जॉर्सिज्म खत्म होते ही सारा के मुंह से व्हाइट लिक्विड निकलता है और उसमें से मैगट्स बाहर आए थे, जैसा कि उस खोपड़ी से बाहर आया था। फादर समझ जाते हैं कि एग्जॉर्सिज्म कामयाब रहा, क्योंकि सारा बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। जिसके बाद में फादर स्टुअर्ट और फर्गस साथ में बात करते हैं, जहां पर फर्गस पूछता है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया, जिस पर फादर कहते हैं कि शायद हो सकता है, और फिर वो चेक करने जाते हैं, लेकिन रूम के अंदर उसे सारा नहीं मिलती। अब यहाँ पर सारा फादर के सामने आती है और उसको ये बताती है कि वो है कौन। वो बताती है कि उसके अंदर एक स्पिरिट है जो कि एक वाइकिंग है। ये बात स्टुअर्ट को पता नहीं थी। असल में फादर स्टुअर्ट उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म कर रहा था एक डीमन की तरह, लेकिन प्रीस्ट को ये बात नहीं पता थी कि एक स्पिरिट है, वो भी एक वाइकिंग वॉरियर की। अब फादर सारा से बात करता है, लेकिन सारा तक बात नहीं पहुंचती, क्योंकि सारा के ऊपर वाइकिंग की स्पिरिट हावी हो रखी थी। अब फादर उससे उसके बेटे के बारे में बात करता है कि उसने एक बार एक को खो दिया है और दोबारा वो किसी को भी नहीं खोना चाहेगी, तो वो होश में आ जाए। लेकिन वाइकिंग की स्पिरिट उल्टा ये कहती है कि उसके बच्चे के खत्म होने में सारा की ही गलती थी और उसकी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ, और अब जो सारा के साथ हो रहा है उसको भी वो डिजर्व करती है। यहाँ पर पजेस्ड हुई सारा फादर के सर पर क्रूसीफिक्स से स्टैब कर देती है और उसको खत्म कर देती है। फाइनली यहाँ पर वाइकिंग वॉरियर की स्पिरिट का बदला पूरा हुआ था, लेकिन स्टिल वाइकिंग यहाँ पर सारा की बॉडी के अंदर ही मौजूद था। और इसी बीच वहाँ पर फर्गस आता है और वो फादर को वहाँ पर खत्म हुआ देखता है। वहाँ पर सारा भी थी, जो कि होश में आ चुकी थी और काफी रो रही थी। ये सब एल्सा भी सुनती है और वो मुंगो को वहाँ पर बुलाती है। मुंगो और एल्सा एक दूसरे को ऑलरेडी जानते थे। अब मुंगो के आने पर वो फर्गस से मिलता है और अपना नाम मुंगो मैकेट्रिक बताता है, जिसके बाद में वो पूछता है कि क्या उसने फादर की डेथ के बाद किसी को फोन लगाया था, जिस पर वो मना कर देता है। जिसके बाद में मुंगो फर्गस का फोन लेता है और सिचुएशन ऐसी थी कि फर्गस को कुछ भी सूझ नहीं रहा होता, और इसलिए वो अपना फोन बिना सोचे उसके हाथ में दे देता है। फिर मुंगो फर्गस से उसे सारा के पास ले जाने को बोलता है। तब फर्गस उसे सारा के पास ले जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा कि ये मुंगो भी एक वाइकिंग है। खैर अब ऊपर सारा के पास जाकर वो एल्सा से मिलता है। यहाँ पर मुंगो और एल्सा आपस में बात कर रहे होते हैं कि सारा बहुत कमजोर हो गई है और उन्हें इसे जल्दी से मूव करना होगा। यहाँ पर फर्गस को भी समझ आ गया था कि एग्जॉर्सिज्म फेल क्यों हुआ था, क्योंकि सारा के अंदर कोई डीमन था ही नहीं, बल्कि वो तो एक वाइकिंग की स्पिरिट है। अब यहाँ फर्गस उनसे ये पूछता है कि आखिर बात क्या है, यहाँ पर चल क्या रहा है। तब मुंगो उसको कहता है कि वो रिलैक्स रहे, लेकिन कैसे रिलैक्स रह सकता था, उसकी बीवी की जान खतरे में थी और एक अनजान आदमी आकर यहाँ पर सारा के बारे में बातें कर रहा था और उसे मूव करने की बात कर रहा था। तब मुंगो ये बताता है कि वो बिल्कुल सही है, ये कोई डीमन नहीं था जो कि सारा के अंदर है। ये असल में थॉरवर्ल्ड आयरन साइड है,
है जो कि नॉर्स का योद्धा है और उसे उनकी हेल्प चाहिए। यहाँ पर मुंगो उसे पूरी बात बताता है। दरअसल फर्गस के जो पिता थे ना, वो थॉरवल्ड से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। वो क्रिश्चियन से नफरत भी करते थे। इतना ही नहीं, ये सारा प्लान उसी का था और फर्गस और सारा इसका हिस्सा थे। मरने से पहले फर्गस के पिता ने उस कल को रीबैरी किया था ताकि वो फर्गस को ही मिले, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। अब ये सब प्लान क्यों करा गया था? ताकि थॉरवल्ड को बदला लेने का मौका मिल सके और ये कर्स एंड हो सके, और इसलिए उसने ये सब किया। लेकिन अब वो यहाँ से नहीं जा रहा है, जिसके लिए मुंगो और एल्सा रिचुअल करेंगे ताकि आफ्टर लाइफ के अंदर वो वैलहल जा सके। इसके बाद वो लोग रिचुअल करना शुरू करते हैं और वो सारा को बाहर लेकर आते हैं। रिचुअल के अंदर ये लोग ओडिन को याद करते हैं, यानी कि ओडिन गॉड को, और इसी रिचुअल के दौरान एक ब्लू पोर्टल ओपन होता है। अब फर्गस को अगर अपनी बीवी को बचाना था तो उसके लिए थॉरवल्ड से उसे लड़ना पड़ेगा, यानी कि उसकी स्पिरिट से, यानी कि एक अलग ही डायमेंशन में जाकर, और ये पोर्टल उसे उसी अलग डायमेंशन में पहुंचा देता है। जिसके बाद फर्गस थॉरवल्ड के सामने जाता है और उसको बताता है कि वो उससे लड़कर अपनी बीवी को बचाना चाहता है। और तब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, एक चैलेंज के लिए वाइकिंग की स्पिरिट रेडी हो गई थी। जिसके बाद उनके बीच में घमासान युद्ध होता है एंड बैटल में ऑब्वियसली वाइकिंग भारी पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि फर्गस भी एक वाइकिंग था और अपनी बीवी को बचाने के जुनून और होप में फर्गस उससे पूरी ताकत से लड़ता है और इससे वाइकिंग हार गया था। वाइकिंग के हारने के बाद में वो उसको रेस्पेक्ट देता है और अब बारी थी वाइकिंग की स्पिरिट के आजाद होने की। हालांकि वो पहले से ही खत्म था, लेकिन उसकी स्पिरिट को आजाद होना था, वैलहल जाना था। लेकिन यहाँ पर वाइकिंग को फर्गस एक रेस्पेक्टफुली डेथ देता है एंड ऑब्वियस सी बात है, उसकी स्पिरिट अब वैलहल में चली गई थी। उसने अपना बदला भी पूरा कर लिया था। इसके बाद में फर्गस जो होता है वो उसी पोर्टल के जरिए अपनी रियलिटी में वापस आ गया था, जहाँ पर सारा अब बच चुकी थी। एंड ऑब्वियस सी बात है, थॉरवल्ड की जो स्पिरिट थी वो भी आजाद हो चुकी थी, मतलब कि अब ये पूरी तरह से सुरक्षित थे। इसके बाद अगले ही दिन सारा मुंगो से बात करती है और उसको शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद में सारा और फर्गस वहां से चले जाते हैं। एट द एंड हम देखते हैं सारा और फर्गस के नए घर को जलते हुए, यानी कि अब वो यहाँ पर कभी भी लौटकर नहीं आने वाले थे। यानी कि ये सारा प्लान उसके खुद के पिता ने ही प्लान किया था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द क्रूसीफिक्स ब्लड ऑफ द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म की कहानी, जो कि एक काफी साधारण सी लेकिन डिफरेंट टाइप की कहानी है। यहाँ पर कोई डीमन नहीं है, बल्कि एक स्पिरिट है, यानी कि एक वॉरियर स्पिरिट जो कि खाली अपना बदला लेना चाहती थी और आजाद होने के लिए उसे एट द एंड वैसी ही मौत चाहिए थी जिसके चलते वो वैलहल जा पाए। बाकी यहाँ पर समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, सारी चीजें आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन फिल्म को, जिसके अंदर एक बेटा अपनी ही माँ के ऊपर काला जादू कर देता है, उनको खत्म कर देता है। इनके आपने वीडियो नहीं देखी है, जाकर देख लीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट सेक्शन जरूर चेक करना। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए